कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम किम है। उसे उस कंपनी से फोन आता है जिससे उसने पैसे उधार लिए थे। फोन पर दूसरी तरफ से ठंडी आवाज उसे याद दिलाती है कि उसके कर्ज का ब्याज बहुत बढ़ गया है और अब उसे तुरंत भुगतान करना होगा। किम कुछ पल रुकता है, फिर धीरे से कहता है, तुमने मेरा फैसला आसान कर दिया, और फोन काट देता है। वह एक पुल पर खड़ा है, नीचे बहती चौड़ी और उफनती नदी को देख रहा है। कई दिनों से वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, लेकिन वह कॉल सब कुछ तय कर देती है। बिना सोचे वह पुल से छलांग लगा देता है और नदी में कूद जाता है। चमत्कारिक रूप से किम बच जाता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को शहर के पास एक छोटे से द्वीप के किनारे पर पाता है जो पूरी तरह अलग थलग है। उसका फोन भीग चुका है और अब चालू नहीं होता, जिससे वह मदद के लिए किसी को बुला नहीं पाता। वह द्वीप पर इधर उधर भटकता है, निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन पास में सिर्फ वही विशाल पुल है जो उसके ऊपर बना है। उसका चिकना सीमेंट का ढांचा इतना ढलानदार है कि चढ़ पाना नामुमकिन है। रात होने पर किम थककर रेत पर लेट जाता है। अगले सुबह जहाज की हल्की गूंज उसे जगा देती है। वह आवाज की ओर दौड़ता है, जोर जोर से हाथ हिलाकर और चिल्लाकर मदद मांगता है, लेकिन जहाज पर सवार लोग बस मुस्कुराकर उसे वापस हाथ हिलाते हैं, जैसे वह बस अभिवादन कर रहा हो। किम और जोर से चिल्लाता है, उछलता है, हाथ हिलाता है, लेकिन जहाज आगे बढ़ जाता है। हताश होकर वह रेत पर बड़े अक्षरों में हेल्प लिख देता है। उम्मीद करता है कि शहर से कोई देख लेगा। उसे यकीन है कि अब मदद आएगी। वह अपना फोन धूप में सुखाता है और उसे चालू करने की कोशिश करता है। इस बार फोन चालू हो जाता है। खुश होकर वह तुरंत इमरजेंसी सर्विस को कॉल करता है और बताता है कि वह हान नदी के पास एक द्वीप पर फंसा हुआ है। फोन ऑपरेटर बेरुखी से जवाब देता है कि शहर के पास कोई इतना बड़ा द्वीप है ही नहीं, और फोन काट देता है। घबराकर किम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल करता है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, वह विनती करता है, लेकिन वह ठंडे लहजे में कहती है कि उन्होंने ब्रेकअप के बाद कभी बात न करने का वादा किया था। किम जितना भी समझाने की कोशिश करता है, वह मानती है कि वह बस बहाना बना रहा है। कॉल के बीच में ही फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और उसका आखिरी संपर्क भी टूट जाता है। अकेला और निराश किम नदी पार करने का फैसला करता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि उसे तैरना नहीं आता। वह घबराकर हाथ पैर मारता है, पानी उसे नीचे खींचने लगता है, लेकिन किसी चमत्कार से वह फिर किनारे पर लौट आता है। गीला और टूटा हुआ वह जमीन पर गिर जाता है और रोने लगता है। वह अपनी टाई उतारता है, उसे पेड़ की शाखा पर डालता है और अपनी जान लेने की तैयारी करता है। लेकिन तभी शहर में एक तेज सायरन बज उठता है। यह सिविल डिफेंस ड्रिल का सायरन होता है जो साल में केवल 2 बार बजता है। वह आवाज पूरे आसमान में गूंजती है, जैसे उसे मौत के किनारे से वापस खींच रही हो। साल में एक बार पूरा देश कुछ मिनटों के लिए थम जाता है। यह एक राष्ट्रीय सिविल डिफेंस ड्रिल होती है ताकि लोग किसी भी आपदा या हमले के लिए तैयार रह सकें। जब सायरन बजता है, हर कोई वहीं रुक जाता है जहां वह होता है। गाड़ियां सड़क के बीच में रुक जाती हैं, बातें अधूरी रह जाती हैं और कुछ पल के लिए दुनिया ठहर जाती है। किम, जो अपने अकेले द्वीप पर खड़ा है, वह भी रुक जाता है, गहरी सोच में खोया हुआ। इसी बीच नदी के उस पार एक धुंधली रोशनी वाले अपार्टमेंट में हम एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम सारा है। वह पिछले 3 साल से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली है। साल में 2 बार सिर्फ इन राष्ट्रीय ड्रिल्स के दौरान वह अपनी खिड़की खोलती है ताकि उस थमी हुई शांत दुनिया को देख सके। उसके लिए यह पल खूबसूरत होता है, जैसे समय खुद सांस रोके खड़ा हो। सारा अपनी माँ के साथ रहती है, लेकिन दोनों शायद ही कभी आमने सामने होती हैं। उसकी माँ सुबह जल्दी नाश्ता बनाकर काम पर चली जाती है और उसके बाद ही सारा अपने कमरे से चुपचाप बाहर आती है, नहाती है, खाना लेती है और फिर वापस अपने छोटे से संसार में लौट जाती है। उसका कमरा ही उसकी दुनिया है। उसकी जिंदगी एक सख्त दिनचर्या पर चलती है। हर दिन ठीक 10 बजे वह अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाती है। सारा एक पर्सनल ब्लॉग चलाती है जहां वह एडिट की हुई तस्वीरें डालती है और डिजिटल जीवन पर लिखती है। वह मानती है कि इंटरनेट की दुनिया में लोग नई वास्तविकताएं बना सकते हैं जो असली दुनिया से ज्यादा सुकून भरी होती हैं। तुम किसी को भी कुछ भी मानने पर मजबूर कर सकते हो, वह खुद से कहती है जब अपनी नई एडिट की हुई तस्वीर अपलोड करती है। रात को जब पूरा शहर सो जाता है, सारा अपनी दूरबीन से चांद को देखती रहती है। वह उसका एकमात्र साथी है, उतना ही अकेला जितनी वह खुद। चांद को किसी की जरूरत नहीं, वह फुसफुसाती है, शायद मुझे भी नहीं। जिंदगी में मकसद महसूस करने के लिए वह रोज अपने कमरे में छोटे छोटे गोल चक्कर लगाती है,
जैसे वह बहुत व्यस्त और पूरी जिंदगी जी रही हो। और आज वही दिन है जब सायरन की वजह से वह फिर पर्दे खोलती है और अपनी दूरबीन से उस रुकी हुई दुनिया को देखती है। लेकिन इस बार कुछ अजीब उसकी नजर में आता है। वह झूम करती है। पुल के पास एक छोटे से द्वीप पर कुछ दिखाई देता है। रेत पर बड़े अक्षरों में लिखा है हेल्प। घबराकर वह लेंस को और पास फोकस करती है। कोई है वहाँ, एक आदमी। सारा देखती है कि वह एक पेड़ से कुछ बांध रहा है। वह खुद को फांसी देने वाला होता है, लेकिन तभी सायरन फिर से गूंजता है। दुनिया की वह कुछ पल की खामोशी जैसे उसे मौत से वापस खींच लाती है। सारा सांस रोककर देखती रहती है। वह कौन है? वह धीरे से फुसफुसाती है। क्या वह सच में है? उस रात वह सो नहीं पाती। उस आदमी की तस्वीर उसके दिमाग से जाती ही नहीं। वह सोचती रहती है कि क्या वह अब भी जिंदा है या फिर उसने अपनी दूरबीन से किसी भूत को देख लिया है। अगली सुबह खुद को रोक ना पाते हुए वह फिर दूरबीन उठाती है। उसकी राहत और हैरानी के लिए वह आदमी जिंदा है। वह देखती है कि वह शहर की ओर मुंह करके चिल्ला रहा है, आसमान की तरफ गालियां दे रहा है। उस शहर पर जो उसे सिर्फ दर्द दे गया, वह उसे द्वीप पर भटकते देखती है, कुछ खाने की तलाश में। आखिरकार उसे कुछ जंगली फूल मिलते हैं, वही जो वह बचपन में खाया करता था। वह एक तोड़ता है, एक कौर लेता है और रो पड़ता है। सालों बाद सारा के भीतर कुछ हिलता है। दो खोई हुई आत्माओं के बीच एक अजीब सा जुड़ाव जो एक दूसरे के अस्तित्व से भी अनजान है। शायद उन जंगली फूलों का स्वाद उसे उन दिनों की याद दिलाता है जब जिंदगी थोड़ी आसान थी, शायद खुश भी। लेकिन यादें पेट नहीं भरती। जल्द ही भूख फिर उसे सताने लगती है। वह पास में कुछ जंगली मशरूम देखता है और बिना सोचे उन्हें खा लेता है। वह जानता है ये जहरीले भी हो सकते हैं, लेकिन अब उसे परवाह नहीं। नदी का पानी उसे पीने को मिल जाता है, लेकिन उसे पता है कि उसे प्रोटीन की जरूरत है। वह मछली पकड़ने की कोशिश करता है। घंटों बीत जाते हैं, लेकिन एक छोटी मछली तक नहीं फंसती। हताश होकर वह आसमान की ओर देखता है। पक्षी द्वीप के ऊपर उड़ रहे हैं, लेकिन वे इतने तेज हैं कि पकड़ में नहीं आते। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर बने घोंसले पर पड़ती है, जिसमें अंडे रखे हैं। चलो ये काम आ जाएंगे, वह बड़बड़ाता है। लेकिन किम ने कभी जिंदगी में पेड़ नहीं चढ़ा। वह आधा चढ़ पाता है कि तभी एक पक्षी जो घुसपैठ से नाराज है, उसके सिर पर गंदगी गिरा देता है। घिन से भरा किम नीचे उतर आता है, बड़बड़ाता हुआ। वह नदी किनारे खुद को साफ करने जाता है। वहाँ उसे चट्टानों के पास एक बड़ी ब्लीच की बोतल तैरती दिखती है। बिना सोचे वह उसे सिर पर उड़ेल लेता है ताकि खुद को धो सके। कुछ पल बाद उसे कुछ अजीब महसूस होता है। मछलियां पानी की सतह पर तैर रही हैं, ब्लीच के रासायनिक असर से बेहोश हो चुकी। यह आकस्मिक खोज किम के चेहरे पर खुशी ले आती है। वह मछलियां इकट्ठी करता है, एक छोटी सी आग जलाता है और उन्हें पकाता है। कई दिनों की भूख के बाद आखिरकार उसे असली खाना मिलता है, लेकिन उन मछलियों में अब भी जहर के अंश बचे होते हैं। खाने के बाद किम गहरी भारी नींद में डूब जाता है। सुबह जब वह जागता है तो पास ही एक चिड़िया बेहोश पड़ी होती है। वह उसी जहरीली मछली को खा चुकी होती है। किम आह भरता है, सिर हिलाता है और बड़बड़ाता है, नाश्ता तो खुद आ गया। किनारे पर टहलते हुए उसकी नजर कुछ तैरती हुई चीज पर पड़ती है। एक बड़ा फुलाया हुआ बत्तख आकार का नाव जैसा खिलौना, जैसा बच्चे खेलते हैं। शायद यह शहर से बहकर यहाँ आ गया है। किम उसे खींचकर किनारे पर लाता है और रेत पर रख देता है। वह उसके पास खड़ा होकर मुस्कुराता है। सालों तक घर खरीदने के लिए पैसे जोड़ता रहा और अब मुझे एक मुफ्त में मिल गया। वह फुलाया हुआ बत्तख अब उसका नया घर बन जाता है। न किराया, न बिल, न कोई झंझट। नदी के उस पार अपने अपार्टमेंट से सारा अपनी दूरबीन से यह सब देखती रहती है। हर छोटा पल, हर नाकाम कोशिश, हर छोटी जीत, वो सब देखती है। एक दिन वह देखती है कि किम ने रेत पर लिखा बड़ा हेल्प मिटाकर उसकी जगह एक नया शब्द लिखा है, हेलो। वह संदेश किसी खास के लिए नहीं, लेकिन न जाने क्यों सारा को लगता है जैसे वह उसी के लिए है। धीरे धीरे किम अपने अकेलेपन में सुकून ढूंढने लगता है। न कोई कर्ज वसूलने वाला, न फोन कॉल, न उम्मीदें। वह किनारे पर बहकर आने वाली चीजों जैसे प्लास्टिक की बोतलें, रस्सियां, लकड़ी के टुकड़े से औजार और फर्नीचर बनाना शुरू करता है। अब वह सिर्फ जिंदा नहीं है, वह जीना सीख रहा है। दिन बीतते हैं, शायद हफ्ते। एक सुबह एक जहाज द्वीप के करीब से गुजरता है। किम डर के मारे चट्टानों के पीछे छिप जाता है, कहीं वे उसे देखकर वापस न ले जाएं। वह अभी लौटने के लिए तैयार नहीं है। वहीं झुके हुए उसकी नजर रेत पर पड़ी एक मुड़ी तुड़ी नूडल पैकेट पर जाती है। अंदर एक बंद मसाले का सैशे पड़ा होता है। सिर्फ उसकी खुशबू ही उसे घर की याद दिला देती है। फिर से भूख जाग उठती है, लेकिन इस बार यह ललक है, मजबूरी नहीं। मुस्कुराते हुए वह कहता है,
लगता है आज नूडल्स खाने को मिलेंगे। किम नूडल्स बनाने के लिए हर संभव कोशिश करता है। वह पेड़ों के बीच पीसता है, उन्हें मिलाता है, नदी के पानी से गूंथता है, लेकिन हर बार नतीजा वही, चिपचिपा और बेकार सा पेस्ट। अगर मैं नूडल बना सका, वह कहता है, तो मैं जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन सफलता हर बार हाथ से फिसल जाती है। दिन हो या रात, उसके दिमाग में बस नूडल्स का ख्याल घूमता रहता है। यह चाहत अब पागलपन में बदल जाती है। एक दोपहर एक अजीब ख्याल उसके मन में आता है। वह कबूतरों को जमीन पर दाने चुगते हुए देखता है और सोचता है कि वे बीज खाते हैं। फिर भी उनके मल में कई बार अधपचे बीज रहते हैं। अगर मुझे कबूतर की तरह सोचना है, वह कहता है, तो मुझे कबूतर बनना होगा। वह जमीन पर झुककर उनकी हरकतों की नकल करता है, उनके व्यवहार को ध्यान से देखता है। अब किम कबूतरों की बीट से बीज इकट्ठा करने लगता है। विडंबना यह है कि वह इसके लिए अपनी पुरानी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है, वही कार्ड जिसने उसे कर्ज और निराशा में धकेला था। वह मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा ढूंढता है और खेती शुरू करने का फैसला करता है। हर बीज के साथ जो वह बोता है, उसके भीतर उद्देश्य की एक हल्की सी चिंगारी लौट आती है। रास्ते में एक बड़ा पत्थर आता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह पूरी ताकत से उसे धकेलता है, पसीना बहाता है और आखिरकार उसे एक तरफ कर देता है। उसका पसीना उसके होंठों पर गिरता है, नमकीन, सच्चा और जिंदा। वह खुद से हंसता है, अपनी बांह चाटते हुए कहता है, जिंदगी में इतना नमक मैंने कभी नहीं चखा। वह मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें केंचुए डालता है, अपनी पुरानी टाई और सूट को पुतले में बदल देता है और अपने छोटे खेत की रखवाली ऐसे करता है जैसे यह कोई पवित्र जमीन हो। कई महीनों में पहली बार किम को महसूस होता है कि वह जिंदा है। अब वह सिर्फ जी नहीं रहा, बल्कि किसी ऐसी चीज के लिए मेहनत कर रहा है जो उसके लिए मायने रखती है। वह कसम खाता है कि जब तक वह असली नूडल्स नहीं बना लेता, तब तक उस मसाले के पैकेट को नहीं खोलेगा। एक बार तो उसने पैकेट फाड़ भी दिया था, स्वाद चखने की लालच में, लेकिन खुद को रोक लिया। अभी नहीं, उसने फुसफुसाया, जब तक मैं इसे कमाऊं नहीं। सुबह से शाम तक उसकी दुनिया अब उसके छोटे खेत के इर्द गिर्द घूमती है। वह बीजों की देखभाल करता है, उनकी बढ़त के लिए दुआ करता है और उस दिन का सपना देखता है जब वह आखिरकार नूडल्स खा सकेगा। नदी के उस पार सारा अपनी दूरबीन से यह सब देखती है। वह उसकी तस्वीरें खींचती है, अपने ब्लॉग पर डालती है और कैप्शन लिखती है जिनमें हल्का मजाक और जिज्ञासा झलकती है। वह शर्मीला है, कोई पास आता है तो छिप जाता है। वह अपना पसीना चाटता है, गंदा। वह पेड़ों पर चढ़ता है, बहादुर, और उसे सच में नूडल्स चाहिए। बस यही उसका सपना है। लेकिन धीरे धीरे उसके लहजे में बदलाव आने लगता है। हास्य के नीचे चिंता झलकने लगती है। वह लिखती है, मैं उसकी मदद कैसे करूं? फिर टाइप करती है, क्या मुझे नासा को कॉल करना चाहिए या खुद वहां जाना चाहिए? यह आधा मजाक है, लेकिन वह इस बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। सालों से वह अपने कमरे में बंद थी, बाहर कदम तक नहीं रखा था। लेकिन अब पहली बार उसे बाहर की दुनिया का सामना करने की वजह मिलती है। एक रात जब पूरा शहर सो रहा होता है, वह हेलमेट पहनती है, एक बोतल उठाती है और चुपचाप घर से निकल जाती है। वह उसी पुल पर पहुंचती है जो किम के द्वीप के ऊपर से गुजरता है। वह बोतल में एक संदेश डालती है और उसे नदी में फेंक देती है। उम्मीद करती है कि धारा उसे किम तक पहुंचा देगी। बोतल अंधेरे में बहती जाती है, चांदनी में गायब हो जाती है। दिन गुजरते हैं, हफ्ते बीत जाते हैं। किम को वह बोतल कभी नहीं मिलती। अब तक वह द्वीप पर 1 महीने से ज्यादा रह चुका है। वह पूरी तरह जीवित रहने की कला सीख चुका है। वह मछलियां पकड़ सकता है, पेड़ चढ़ सकता है और पक्षियों के घोंसलों से अंडे चुरा सकता है। वह अब वह आदमी नहीं रहा जो मरना चाहता था। वह कुछ और बन चुका है, कोई नया इंसान। अकेलेपन में जन्मा, एक साधारण पर सच्चे सपने से प्रेरित, फिर से नूडल्स का स्वाद चखने का। और उसी के साथ वह अपने छोटे खेत पर नजर रखता रहता है। एक सुबह कुछ अजीब उसकी नजर में आया। एक बोतल जो किनारे तक बहकर आई थी। जब उसने उसे खोला तो अंदर एक कागज का टुकड़ा था जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, हेलो। वही शब्द जो उसने कभी रेत पर लिखा था। उसी पल किम को एहसास हुआ कि कोई उसे उस पार की इमारतों से देख रहा है। वह अब अकेला नहीं था। अब तक उसका एकमात्र साथी उसका पुतला था जो उसने अपने सूट और टाई से बनाया था। लेकिन संदेश मिलने के बाद उसने वही टाई वापस पहनी, जैसे किसी मुलाकात की तैयारी कर रहा हो। जो बीज उसने बोए थे अब छोटे छोटे हरे पौधों में बदल गए थे और उससे उसे गहरा सुख मिला। कई हफ्ते बीत चुके थे जब सारा ने वह बोतल भेजी थी। हर रात वह किसी निशानी का इंतजार करते और आखिरकार एक दिन उसे मिल गई। रेत पर किम ने लिखा था, हाउ आर यू?
सारा ने दूरबीन से वो शब्द देखे और कई सालों बाद मुस्कुराई। उस छोटे से संवाद ने उसकी दुनिया में जान डाल दी। उस रात सारा ने फिर हेलमेट पहना, अपार्टमेंट से चुपचाप निकली और एक और बोतल समुद्र में फेंक दी। अगले दिन जब किम ने उसे पाया, उस पर लिखा था आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। किम मुस्कुराया और जवाब में लिखा फाइन थैंक यू। उस दिन के बाद से उनकी खामोश दोस्ती लहरों और शब्दों के सहारे बढ़ती रही। किम की मदद करने के लिए सारा ने तय किया कि वो उसे वहीं भेजेगी जिसकी उसे सबसे ज्यादा चाह थी, नूडल्स। उसने डिलीवरी मैन को ज्यादा पैसे देकर किम के द्वीप तक पहुंचने का रास्ता बताया। घंटों बाद वो आदमी लौटा, सारे नूडल्स वैसे ही लेकर। वो लेने से मना कर रहा था। आदमी ने कहा, उसने कहा ये नूडल्स उसकी उम्मीद है, यही वजह है कि वो अब तक जिंदा है। वो बात सारा के दिल को छू गई। किम के लिए नूडल्स सिर्फ खाना नहीं थे, वो उसका उद्देश्य थे। दिन बीतते गए और किम की मक्के की फसल पूरी तरह तैयार हो गई। जब उसने पहली भुट्टा तोड़ा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो एक जीत थी जिसे सिर्फ वही सच में महसूस कर सकता था। अब बात सिर्फ जीने की नहीं थी, जिंदगी को महसूस करने की थी। उधर सारा भी बदलने लगी। कई सालों बाद उसने कमरे से बाहर कदम रखा और अपनी माँ से कहा, क्या आप मेरे लिए कुछ गमले और मक्के के बीज ला सकती हैं? मुझे कुछ उगाना है। उसकी माँ हैरान थी लेकिन दिल से खुश। द्वीप पर किम ने आखिरकार अपने उगाए हुए मक्के से नूडल्स बनाए। उसने वो मसाले का पैकेट खोला जो उसने महीनों से संभाल रखा था, उसे मिलाया और पहला कौर लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, गम के नहीं बल्कि गहरी सच्ची खुशी के। वे नूडल्स सिर्फ खाना नहीं थे, वे उसकी यात्रा का प्रतीक थे, उसकी मेहनत का सबूत और उस उम्मीद का निशान जो उसे जिंदा रखे हुए थी। दूर से सारा उसे दूरबीन से देख रही थी। वो मुस्कुराई जब उसने किम को एक साथ रोते और खाते हुए देखा। उसने उसे आखिरी बार एक संदेश भेजा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। किम ने उसे पढ़ा, मुस्कुराया और रेत पर लिखा, तुम कौन हो और मुझे ये संदेश क्यों भेज रही हो? सारा ने वो देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसकी वेबसाइट पर जहां वह किम की कहानी और तस्वीरें साझा करती थी, लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि सब झूठ है। कहने लगे कि तस्वीरों में दिख रही लड़की असली सारा नहीं है। एक फॉलोअर ने तो उसकी असली पहचान भी बता दी। वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी जिसने गुस्से में आकर सारा को बेनकाब कर दिया। उसने कमेंट किया कि सारा झूठ बोल रही है, किसी और की तस्वीरें इस्तेमाल कर रही है। जल्द ही बाकी लोग भी शामिल हो गए। कमेंट्स में नफरत भर गई। सारा की सारी मेहनत, उसकी जागी हुई रातें अब लोगों के लिए मजाक बन चुकी थीं। हर कमेंट पढ़ते हुए उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। कई सालों बाद उसने खुद को पूरी तरह टूटा हुआ महसूस किया। दूसरी ओर द्वीप पर किम चुपचाप आसमान की धुंधली छांव में बैठा था। उस संदेश का इंतजार कर रहा था जो अब कभी नहीं आने वाला था। सारा जवाब देना बंद कर चुकी थी। फिर बारिश शुरू हुई, पहले हल्की फिर तेज और फिर एक भयंकर तूफान में बदल गई। उसका छोटा बगीचा बह गया, फसल मिट गई, यहाँ तक कि उसका घर, वो बतख के आकार वाली नाव जिसे उसने आश्रय बना लिया था, भी धारा में बह गई। वो उसे बचाने की कोशिश करता रहा लेकिन लहरें उससे ज्यादा ताकतवर थीं। जो कुछ उसने बनाया था, उसकी उम्मीद, उसका मकसद, सब खत्म हो गया। अगली सुबह जब सारा ने दूरबीन से देखा, किम गीला, थका और टूटा हुआ बैठा था। वो रेत पर कुछ गुस्से में लिख रहा था लेकिन सारा उसे पूरी तरह पढ़ नहीं पाई। अचानक उसके पीछे दो सरकारी कर्मचारी दिखाई दिए। वे उस प्रतिबंधित द्वीप को खाली कराने आए थे। किम ने जैसे ही उन्हें देखा, वो भागने लगा, घबराया हुआ, नंगे पैर, कीचड़ में फिसलते हुए। कुछ देर में और लोग आ गए। एक अधिकारी चिल्लाया, यह इलाका प्रतिबंधित है, तुम यहाँ नहीं रह सकते। किम ने विनती की, कृपया मुझे यहीं रहने दो, यही मेरा घर है। लेकिन किसी ने नहीं सुना। उन्होंने उसे उसके पुराने कपड़े पहनाए और नाव में बिठाकर ले गए। जब द्वीप पीछे छूट रहा था, किम ने उस पार देखा जहां सारा की इमारत थी। वो जानता था एक बार जाने के बाद वो कभी वहां नहीं पहुंच पाएगा। सारा भी ये समझ चुकी थी। कैमरे के पीछे से देखते हुए उसे एहसास हुआ कि अगर अब उसने बाहर कदम नहीं रखा तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगी। कांपते हुए उसने दरवाजा खोला। सालों बाद धूप में पहला कदम रखा। वो सड़कों पर दौड़ी, सांसें टूटी, दिल धड़कता रहा, सिर्फ उस इंसान को ढूंढने के लिए जिसने उसे फिर से जीना सिखाया था। उधर किम को एक बस स्टॉप पर उतारा गया। वो खाली निगाहों से बैठा था, किसी भी बस का इंतजार करते हुए जो उसे कहीं भी ले जाए, बस वापस नहीं। जैसे ही वो बस में चढ़ने लगा, सारा ने उसे देख लिया। वो उसका नाम पुकारती हुई दौड़ी, लेकिन बस चल पड़ी थी। वो सड़क पर भागती रही, बस के पीछे पीछे, जब तक वो मोड़ के पीछे गायब नहीं हो गई। दोनों जो कभी इतने करीब थे, अब फिर से दो अलग दुनिया में खो गए। आंसू उसकी आंखों को धुंधला कर रहे थे जब वह मुड़ी।
तभी अचानक पूरे देश में सिविल डिफेंस का सायरन बजा। राष्ट्रीय अभ्यास शुरू हो चुका था। सारी गतिविधियां रुक गईं, गाड़ियां थम गईं, बसें रुक गईं, लोग अपनी जगह पर ठहर गए। सारा का दिल जोर से धड़का। बस भी तो रुक गई होगी, उसने फुसफुसाया और दौड़ पड़ी। वह बस तक पहुंची, हांफती हुई अंदर चढ़ी, हर सीट पर निगाह दौड़ाई और वहां वो था, किम, चुपचाप बैठा खोया हुआ। वह धीरे धीरे उसके पास गई। आवाज कांप रही थी। उसने कहा, मेरा नाम सारा है, तुम कौन हो? किम ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अविश्वास और दुख झलक रहा था। वो कुछ बोल नहीं पाया। दिल के किसी कोने में उसे एहसास हुआ कि उसने एक बार फिर उम्मीद खो दी थी, लेकिन अब सारा की उम्मीद लौट आई थी। अचानक सायरन फिर बजा। 3 मिनट बीत चुके थे। बस आगे बढ़ी। सारा का संतुलन बिगड़ा। वो गिरने ही वाली थी कि किम ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों की नजरें मिली। एक हल्की मुस्कान दोनों के चेहरों पर फैल गई। एक अनकहा वादा कि अब वे कभी अलग नहीं होंगे। कहानी यहीं खत्म होती है, एक खूबसूरत संदेश के साथ, जिंदगी और हिम्मत का। ये याद दिलाती है कि हालात कितने भी कठिन हों, हार नहीं माननी चाहिए। किम ने कभी एक छोटे से कर्ज के कारण अपनी जान देने की कोशिश की थी, लेकिन उसी वीरान द्वीप पर वो फसल उगा सका जहां शायद कोई अमीर भी असफल हो जाता। उसकी कहानी साबित करती है कि धैर्य, मेहनत और विश्वास से कामयाबी आखिर मिल ही जाती है। हर छोटी उपलब्धि किसी बड़ी शुरुआत का रास्ता खोलती है। वो आत्मविश्वास, साहस और आगे बढ़ने की इच्छा देती है। सारा भी अपनी दुनिया में कैद थी, एक कमरे में बंद, बिना किसी मकसद के जी रही थी। लेकिन जब उसने किम को देखा, जो कुछ नहीं होने के बावजूद उम्मीद से लड़ रहा था, तो उसके भीतर कुछ बदल गया। किम का जज्बा उसकी प्रेरणा बन गया। धीरे धीरे उसका डर मिट गया और उसने पहली बार जिंदगी और प्यार को गले लगाया। आखिर में कैस्टअवे ऑन द मून सिर्फ 2 खोए हुए लोगों की कहानी नहीं है। ये कहानी है मकसद को फिर से पाने की, उम्मीद को जगाने की और उस रोशनी को खोजने की जब जिंदगी असंभव लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।